हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपनी पढ़ाई जारी करके रखना भाई। चलिए, मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। जो चैप्टर हमारा चल रहा था पिछले 3 वीडियोस में, मैंने आपको बताया चैप्टर हमारा था प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान। पहले 3 वीडियोस में मैंने प्लानिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किया। आज मैं टाइप्स ऑफ प्लान्स को कंप्लीट करूंगी। देखिए, टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। प्लान्स कितनी तरह के होते हैं, योजनाएं कितनी तरह की होती हैं, ये चैप्टर का मैंने सेकंड पार्ट बनाया। सिंगल यूज प्लान एंड रिपीटेड यूज प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स का मतलब होता है कि एक ही बार प्रयोग होने वाले, यानी प्लान बनाया और वो एक ही बार यूज होंगे, यानी यूज एंड थ्रो होते हैं ना, जैसे डिस्पोजेबल होते हैं ग्लास वगैरह, बिल्कुल उसी तरीके से कि एक बार बनाया, उसका एक ही बार यूज होगा, उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद रिपीटेड यूज प्लान्स, यानी उनको बनाया एक बार है और यूज बार बार होंगे, बार बार प्रयोग होने वाले प्लान्स। तो आप देख लीजिए, इसमें जो एक ही बार प्रयोग होने वाले हैं वो 2 ही हैं, बजट और कार्यक्रम प्रोग्राम। और जो रिपीटेड यूज प्लान्स हैं वो आपके टोटल 6 हैं, ये नोट कर सकते हैं आप अपने पास। पहला ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा स्ट्रैटेजी, फिर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, यानी कि नियम। आप नोट कर लीजिए अपने पास। तो चलिए 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसकी। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो बजट और प्रोग्राम है ये एक ही बार बनेंगे और एक ही बार यूज होंगे, अगली बार फिर बनाने होंगे और फिर यूज हो जाएंगे। मतलब कहने का कि हर बार नए बजट और प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बार बार नहीं बनाए जाते, एक ही बार बनाए जाते हैं और बहुत बार यूज होते हैं। ये बनाए एक बार जाते हैं लेकिन यूज बार बार होते हैं। ये एक बार बनाते हैं, एक ही बार यूज होते हैं। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बजट से। देखिए, हर बार की तरह मैंने इसको लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों की थोड़ी रहती है कि इसको मैम लिखना कैसे, समझ में आ गया इसको लिखना कैसे है, ताकि आपकी शिकायत भी दूर हो जाए। तो देखिए, बजट वह प्लान होता है जिसमें डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि इच्छित परिणामों को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों स्टेप्स में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, औजार की तरह काम आता है। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए, सेल्स बजट मान लेते हैं कि बनाया गया। एक कंपनी ने अपना बजट बनाया, सेल का बजट बनाया कि मार्च के महीने में उसकी सेल जो होगी टोटल 76 लाख रुपए होगी। तो उसने ये बजट बनाया किस तरह से, कि मान लेते हैं कि वो 4 तरह की चीजें बनाती है। जैसे कोई भी कंपनी आप लगा लीजिए, जैसे सपोज डव की कंपनी है। डव की कंपनी जो है वो शैम्पू भी बनाती है, कंडीशनर भी बनाती है, सोप भी बनाती है, ये कुछ और भी है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आपने बात समझनी है कि कोई भी कंपनी है जो कि 4 प्रोडक्ट बनाती है, उसका अलग अलग यूनिट्स बिकेंगी। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी ए कमोडिटी की 50,000 यूनिट बिकेंगी, जो कि एक यूनिट 20 रुपए की है, उसकी 10 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। इसकी 80,000 की, इस तरह करते करते टोटल उसकी 76 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। ये हुई नहीं है सेल, ये उसने अंदाजा लगाया है, ये एक प्लान बनाया है कि हमने इस तरह अपनी 76 लाख रुपए की सेल पूरी करने के लिए इस तरह प्रोडक्ट बनाने हैं और इस तरह से उनको बेचा जाना है। तो ये सेल का बजट बनाया गया है। तो होता क्या है, ये डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, कि ये हमारी इच्छा है, इच्छित परिणाम है कि हम इतनी सेल चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि इतनी सेल उसकी हो जाए। जो उसकी इच्छा है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो, न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब जो गिनती में उसको एक्सप्लेन, ये वर्ड्स में नहीं है, ये गिनती में उसको एक्सप्लेन कर दिया, संख्यात्मक तथ्यों में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे लिखा है, ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों स्टेप्स में औजार की तरह से काम आता है। प्लानिंग में तो देखो, प्लान बना दिया कि इस तरह से ये सेल हो जानी चाहिए। अब कंट्रोलिंग में कैसे काम आएगी, कि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि पीछे मुड़कर देखना। जब हम एक्चुअल सेल सामने रखेंगे, ये तो हमारा इच्छा थी, सपना था हमारा ये, फिर हम एक्चुअल रिजल्ट को सामने रखेंगे कि असली में हमारी सेल कितनी हुई है, क्या एक ही इतनी यूनिट्स बिकी हैं, क्या इस हिसाब से बिकी है। अगर इससे ज्यादा बिकी है तो अच्छी बात है, इससे कम बिकी है तो देखा जाएगा कि कारण क्या है, कि क्यों कम सेल हुई है। मतलब कहने का कि ये बजट होगा तभी तो ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग में काम आएगा। तो आपको बजट समझ में आ गया। ये एक बार बनाया जाता है और इसे एक ही बार यूज किया जाता है। अगले साल का फिर से बजट बनाया जाएगा, अगले महीने का होगा वो अलग बजट बनाया जाएगा। सेम बजट आप कई सालों तक तो यूज नहीं कर सकते ना, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए एक ही बार बनाया जाता है और एक ही बार यूज किया जाएगा, अगली बार फिर बनाया जाएगा और फिर यूज किया जाएगा, इसलिए सिंगल यूज प्लान है। नेक्स्ट देखिए, कार्यक्रम प्रोग्राम। यह भी एक सिंगल यूज प्लान है जिसमें एक विस्तृत प्लान बनाया जाता है कि क्या, कब, कौन, कैसे, कब तक वगैरह वगैरह करेगा। किसी एक काम को पूरा करने के लिए ये सब कैसे कैसे, कौन कौन कैसे कैसे पूरा करेगा, इसमें ये डिसाइड किया जाता है और मैनेजर को पहले से ही इसमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में से कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
इसमें क्या है कि जैसे एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाना है कि क्या क्या करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, तो वो चीज है। आप इसमें एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे शादी फंक्शन या कोई इनविटेशन होता है, वो प्रोग्राम का कार्ड आपके पास आता है तो वो उसी दिन के लिए वैलिड होता है, बार बार हर पूरी फैमिली में जो शादियां होनी है उसके लिए सेम कार्ड आप यूज नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से ये एक सिंगल यूज प्लान है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। रिपीटेड यूज प्लान्स वो 2 ही थे, ये 6 हैं गिनती में। पहला है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्य वह एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम किया जाता है। ये एक स्पेशल टारगेट होता है जिससे संस्था के द्वारा अचीव किया जाना है। इन सारे प्लान्स को जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक स्कूल का उद्देश्य है कि जिसमें प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थी कॉमर्स में पढ़ाए जाने हैं, ये उनका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य उसका एंड पॉइंट है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम किया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अपने आप तो नहीं कि एक बटन दबाया और अपने आप ही 2000 विद्यार्थी आ गए। उस 2000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। ये एक स्पेशल टारगेट हुआ कि 2000 स्टूडेंट्स हमने एडमिशन भी देना है और उनको पढ़ाना भी अच्छे तरीके से। ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बाकी सारे काम किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट है स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी। देखिए स्ट्रेटजीज भी प्लान होती हैं जो कॉम्पिटिटर की चाल को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। व्यवसायिक युद्ध की तरह होता है जिसमें सामने वाले को हर कीमत पे हराना होता है और स्वयं को उसके वार से बचाना होता है। देखो जैसे एक युद्ध में होता है कि युद्ध में सामने आमने वाले एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे होते हैं, तो दोनों का फर्ज क्या बनता है कि सामने वाले के वार से अपने आप को बचाना है और अपने वार से दूसरे को मार देना है। मतलब क्या कि बिजनेस भी तो एक युद्ध की तरह से ही है। जैसे कॉम्पिटिटर होते हैं वो हमारे कस्टमर तोड़ते हैं और हमें उनके कस्टमर लेने होते हैं। तो इसके लिए जो भी बेस्ट एफर्ट हो सकते हैं वो करने पड़ते हैं और उसके लिए जो भी बात डिसाइड की जाएगी वो स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि स्ट्रैटेजी में क्या होता है, मेन किसको आप फोकस करते हैं, कॉम्पिटिटर को, कि कॉम्पिटिटर कौन सी चाल चल रहा है। जैसे चेस में होता है कि उसने ये चाल चली तो इसको मतलब ओवरकम करने के लिए मुझे क्या चलना पड़ेगा, वो चीज होती है स्ट्रैटेजी। अगर आप चेस खेलते हैं तो स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसमें मैंने अपना ये एग्जाम्पल लिया है, ये इस तरह से जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे बूस्ट है जो प्रोटीन ड्रिंक होता है, उसने 500 ग्राम के पैक के साथ एक बैडमिंटन रैकेट फ्री दिया है। अगर तो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह चुप नहीं रह सकते, उनको भी इस दिशा में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ना किया तो युद्ध में वो हार जाएंगे, उनकी सेल बहुत कम हो जाएगी। तो इस वार से बचने के लिए उन्हें भी कुछ ना कुछ किया जाना है इसका जवाब देने के लिए। थर्ड है हमारा अब पॉलिसीज, नीतियां। देखिए पॉलिसीज एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा की तरह से होती हैं जिसको क्रॉस करके नहीं जाना होता। जैसे अभी लॉकडाउन की पॉलिसी चल रही है तो ये क्या है, पॉलिसी है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, बिना वजह मास्क लगाना है हमने और बिना वजह घर से नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब क्या है, पॉलिसीज हैं। देखिए अब यहाँ पे हम अगर बिजनेस की बात करें तो पॉलिसीज वह जनरल गाइडलाइंस होती हैं, सीमा या दायरे की तरह से होती है। दायरा बना दिया जाता है जो कि काम करने के लिए एम्प्लॉयज के लिए दायरा तैयार करती है जिसके अंदर रहते हुए डिसीजन लिए जाने हैं। कोई भी एम्प्लॉय इस पॉलिसी के दायरे को क्रॉस करके नहीं जा सकता। इसमें एग्जांपल है जैसे पर्सनल पॉलिसी या सेल पॉलिसी। चलिए सेल पॉलिसी की एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक लिमिट बना दी गई कि जो सेल है 90% कैश में ही होनी चाहिए। अगर उधार है तो उधार की लिमिट सिर्फ 10% है। तो एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से 10% से ज्यादा का उधार नहीं दे सकते। एक लिमिट बना दी, एक दायरा बना दिया कि सेल बढ़ाने के चक्कर में आप उधार सेल नहीं कर सकते हो। 10% की लिमिट है, उसमें रह के ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद है फोर्थ है प्रोसीजर, कार्यविधि। कार्यविधि किसी कार्य को जिस क्रम में पूरा किया जाना है उसे बताने का प्लान होता है। देखो कोई काम करना है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे अगर हम बात करें चाय बनाने की, तो चाय बनाने में एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमें कि पहले हमने पानी रखा है, उसको उबलने दिया, उसमें चाय की पत्ती डाली और वो सब। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पहला लास्ट वाला स्टेप पहले ले लें, पहले चाय को छान लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब कहने का कि इसमें सीरियल ऑर्डर में ही पूरा करना होता है, आगे पीछे नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फर्म ने उधार दिया है और वह उधार 7 दिन का था, तो 7 दिन के बाद पैसे रिकवर करने का क्रम क्या होना चाहिए। मतलब आपने मार्केट में उधार दिया है 7 दिन तक तो कोई बात नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 7 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं। अब 7 दिन के बाद भी अगर वो सामने वाला आपको पेमेंट ना दे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पत्र लिखेंगे, उसको लेटर लिखेंगे
कि भी आपने पैसे देने थे हमारे और आपके पैसे नहीं आए हैं। फिर भी अगर कोई जवाब नहीं आता तो हम सेकंड स्टेप लेंगे, फोन पर उससे बात करेंगे और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मीटिंग पर्सनली उससे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और फिर भी अगर उसका कोई रिकवरी का कोई चांस नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, कानूनी कदम उठाएंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा तो नहीं होता कि अगर उसने 7वें दिन से 8वें दिन अगर पैसे नहीं दिए तो आप पहले ही कानूनी कदम उठा लेंगे, नहीं हो सकता ना ऐसे। देखो आपने आगे भी उनसे काम करना है तो तरीका होता है किसी चीज का, तो ये सीरियल ऑर्डर डिसाइड किया जाता है किसमें, कार्य विधि में। तो चलिए 5th पॉइंट है हमारा। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके ये सभी बातें अपने पास नोट जरूर करें, ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिख कर दी हैं। 5th पॉइंट है हमारा मेथड्स, पद्धतियां। मेथड वह प्लान है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि अलग अलग एक्टिविटीज को कैसे पूरा किया जाना है। यह कार्यविधि से काफी विस्तृत है। देखो उसमें भी हमने स्टेप्स डिसाइड किए थे, अभी प्रोसीजर की मैंने बात की थी उसमें स्टेप डिसाइड किए थे, लेकिन ये प्रोसीजर से काफी ज्यादा डिटेल में बताया जाता है। इसमें किसी काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम ऐसे ही किसी भी मेथड को अप्लाई कर ले नहीं, लेकिन उसी मेथड को सिलेक्ट किया जाना होता है जिसमें थकान कम से कम हो और लागत भी कम से कम आए, ताकि हमारी कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। अब लास्ट पॉइंट है रूल्स। नियम हमें यह बताते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। इसमें किसी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले से डिसाइड किया जा चुका है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको बार बार कि एग्जाम्पल से ही आपको बात समझ में आएगी। नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, सपोज ऐसा बोर्ड लगा हुआ है फैक्ट्री में, तो ये क्या बता रहा है आपको कि फैक्ट्री में स्मोकिंग है जो वो अलाउड नहीं है। ये क्या है, क्या ये पॉलिसी है, ये स्ट्रेटजी है, ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं भाई, ये एक रूल है और हर किसी को यह है बिना किसी ऑप्शन के फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके लिए पनिशमेंट होगी, चाहे वो कोई वर्कर हो या कोई मैनेजर हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो भी आप मुझे बता सकते हैं और नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी बात कैसे क्या समझ में आई है और क्या नहीं आई। तो आप इसका फीडबैक मुझे जरूर कीजिए, क्योंकि अगर फीडबैक मिलता है तो काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।